तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो स्वान मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। बट आप ईएमई पे हो ना, तो अगर आप ईएमई पे हो और सोलो स्वान मॉडल में जस्ट बुकिश लैंग्वेज में जो लिखा है वही समझा दूं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ मेरे चैनल को फॉलो करने का। सो आज हम लोग सोलो स्वान मॉडल समझेंगे, बट एक जापान के केस स्टडी के हेल्प से, कैसे एक्चुअली में जापान ने एग्जैक्ट सेम मॉडल को यूज़ करके अपने कंट्री को एक पुअर कंट्री, यानी कि हिरोशिमा नागासाकी के बाद जो कंट्री बहुत ज़्यादा पुअर हो गया था, उसके बाद कैसे एक डेवलप्ड कंट्री में चेंज हुआ, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। हे गाइस, वेलकम टू एमई, इट्स शान यार। चलो सोलो स्वान मॉडल डिस्कस करते हैं। बट सोलो स्वान मॉडल पहले एक बार जस्ट समझ लेते हैं कि सोलो स्वान मॉडल क्या कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल में ये कहा गया है कि अगर सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो एक कंट्री जो है एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाता है। एंड अगर एक पुअर कंट्री है तो अगर पुअर कंट्री जो है वो बहुत जल्दी डेवलप कर सकता है इस पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो करके। अब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कैसे, यानी कि यहाँ पे जो सेविंग्स है वो है हमारा S.F.K। क्या होगा वो सब मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो है सेविंग्स पर वर्कर की बात की जा रही है। S.F.K जो है वो सेविंग्स पर वर्कर की बात की जा रही है। एंड N+K जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जो हमको चाहिए अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, वो है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इस मॉडल में यही कहा गया कि जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देन हमारा जो इकोनॉमी है वो डेवलप भी बहुत तेज़ी से करेगा। एंड एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब वो एक एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे जापान की केस स्टडी। एकदम ध्यान से सुनना, वरना सोलो मॉडल बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। ओके, सो सोलो मॉडल में एक्चुअली में जापान में क्या हुआ था। जापान एक ऐसा कंट्री था जब लैंडलॉर्ड्स, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स का समय बहुत चल रहा था। मतलब जापान के खुद के अपने देश के अंदर ही अलग अलग पोजीशंस पे बहुत सारे लोग कब्जे करके बैठे थे। एंड सबके अपने अपने आर्मीज थे, तो इसीलिए और जापान ना ट्रेड कर पाता था ना कुछ कर पाता था, पुअर कंट्री वो था ही बना हुआ। और क्योंकि जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं थे, तो एक तरीके से एक पूरा ही मतलब बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। बट फिर आफ्टर सम टाइम जब 18 से 19 सेंचुरी आता है तो जापान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है। एंड उसके बाद फिर जापान ने आर्मी पे बहुत ध्यान दिया। उसने सोचा कि अगर, क्योंकि उसके पास नेचुरल रिसोर्स थे नहीं और उसे ट्रेडिंग करना था, अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो इसीलिए उसने अलग अलग देशों पे अटैक करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल रशिया, फॉर एग्जांपल चाइना, और जितना भी, क्योंकि उसके जापान के मिलिट्री पावर उस समय बहुत ज़्यादा था 18 से 19 सेंचुरी के बीच में, तो इसलिए उसने अटैक करना शुरू कर दिया। बट यहीं पर उसने एक गलती भी कर दी, उसने अमेरिका पे भी अटैक किया, इस लालच में कि अमेरिका से वो फिर अटैक करके अगर जीत गया उस वॉर में तो होगा क्या कि उससे उसका इकोनॉमी डेवलप करेगा। बट एक्चुअली में पूरा उल्टा हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में हम सब ने पढ़ा है। हिरोशिमा नागासाकी इन दोनों पे बॉम्ब जो है अमेरिका गिराता गया। एंड उसके बाद लास्ट में जापान के गवर्नमेंट को पीस ऑफ ट्रीटी साइन करना पड़ा, और जिसमें अमेरिका ने ये शर्त रखा कि हम पीस ऑफ ट्रीटी मानेंगे ओनली अगर आप अपने जो मिलिट्री पावर है उसको आप रिड्यूस कर दो। मतलब एज इन सेंस कि आपको जितनी भी सुरक्षा चाहिए वो सब हम प्रोवाइड करेंगे, अब आप अपने देश में अपनी मिलिट्री नहीं बनाओगे। जापान उस समय अनकंडीशनल पीस ऑफ ट्रीटी रखना चाह रहा था एंड इसीलिए उसको मानना पड़ा। बट उसके बाद जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। जो एक इकोनॉमी था, जो जापान का इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, वो पूरी तरीके से नीचे आ गया कह सकते हो कि नेगेटिव में आ गया था, जीरो भी नहीं था। तो अब यहाँ से कैसे जापान जो है वो बहुत ऊपर गया, आज उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, सो अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो अब आपको इसका आंसर मिलने वाला है। एक्चुअली में हुआ क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है यार। उस समय अगर मेरे को पता चलता तो काश मेरे को भी सोलो स्वान मॉडल समझ आ जाता। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने अब क्या देखा कि अब उसके पास मिलिट्री पावर का कुछ है नहीं, तो मिलिट्री को जो पहले जितने भी अपने जो टैंक्स हो गया या फिर जितने भी चीज़ें बाइनोकुलर्स वगैरह हो गया, वो सब जो उसको सपोर्ट करने के लिए दिया जाता था, अब वो सब बंद हो चुका है क्योंकि अब वो अमेरिका कंट्रोल में आ चुका है, ठीक है। तो अब जापान की गवर्नमेंट ने अपने लोगों से और अपने बाकी जितने भी मिलिट्री लोगों से भी, इनफैक्ट जो मिलिट्री में पहले थे, उन सब से भी एक छोटा सा प्रपोजल उन सबको दिया। और प्रपोजल था कि अब आप सब लोग बिजनेस में आ जाओ, क्योंकि अगर हम सब लोग बिजनेस में आएंगे ओनली देन हमारा इकोनॉमी ग्रो कर सकता है। बट किसी ने खूब कहा है कि अगर आपको पैसे कमाना है तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। तो अब जापान के पास वो था नहीं,
और सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो फिर आखिर में कोई कैसे डेवलप कर सकता था वहाँ से। तब यहाँ पे काम आया हमारा सोलो स्वान मॉडल, जिसमें ये एक साफ साफ कहा गया था कि अगर एक कंट्री जो है सेविंग्स करते हैं, अगर कंट्री के सारे वर्कर जो हैं कुछ अमाउंट सेव करते हैं एंड उतना ही अमाउंट अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ जापान ने भी किया। जापान के गवर्नमेंट ने अपने सारे लोगों से कहा, अपने पूरे पब्लिक से कहा कि अब आप सब लोग सेविंग्स ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि अगर आप सब लोग सेविंग्स करोगे तो वो सेव किया हुआ मनी जो है वो आप बैंक्स में जमा करोगे। इससे होगा क्या, बैंक्स जो है वो कम इंटरेस्ट पे लोन दे सकती है बिजनेस करने के लिए। एंड जब कम इंटरेस्ट पे लोन मिलना लोगों को एक्चुअल में शुरू हो गया, तब बहुत सारे बिजनेसेस नए जो कैपिटल, जो कि हमारा सोलो स्वान मॉडल जो है वो बोल रहा है कि अगर कैपिटल अक्यूमुलेशन होता गया तो हमारा इकोनॉमी जो है वो डेवलप करेगा। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ। ऑफिसेस, नए बिल्डिंग्स और बहुत सारी चीज़, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सब चीज़ जो है वो बनना स्टार्ट हो गए। एंड इसके कारण इकोनॉमी जो है वो जापान का बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग गया। सो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया ना कि एग्जैक्टली मॉडल में जो कहा गया है कि सेविंग्स अगर पर वर्कर जो है जितने सेव कर रहे हैं, अगर उसी को मॉडल में इन्वेस्ट किया जाए जो इन्वेस्टमेंट में, तो उससे मॉडल इकोनॉमी जो है वो डेवलप करेगी। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन तो हमको सोलो स्वान मॉडल का मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके और भी सोलो स्वान मॉडल के बारे में आप थोड़ा डिस्कस करें। अच्छा, सोलो स्वान मॉडल जो है वो एक एक्सोजेनस मॉडल भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सोजेनस हैं। एक्सोजेनस का मतलब क्या होता है, जो मॉडल में बाहर से आके इम्पैक्ट डाले, और एंडोजेनस वेरिएबल्स मतलब जो अंदर मॉडल के अंदर हम लोगों ने लिया है और वही उसका इम्पैक्ट मॉडल पर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सोजेनस है। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन, यहाँ पे जो हमारा एजम्पशन है पॉपुलेशन, उसको जो है एकदम फिक्स्ड लिया गया है। अब इस चीज़ को जो स्टेडी स्टेट है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा S.Fk, इसका क्या मतलब है। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने सब चीज़ जो है वो पर वर्कर के अकॉर्डिंग ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोग जो हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है अपना वही सेव करते हैं। ठीक है, मतलब 100 रुपये अगर उनके पास हैं तो उसमें से 30 रुपये खा रहे हैं, बाकी 70 रुपये जो है वो सेव कर रहे हैं, और वो हर महीने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ चलो आज बिरयानी खाने का मन करता है तो 70 रुपये की जगह आज हम सिर्फ 50 रुपये ही सेव करेंगे। नहीं, उन्होंने स्ट्रिक्टली इस मॉडल को फॉलो किया था। तो इससे क्या हो गया कि इससे उनका जो सेविंग्स है वो इंक्रीज होता गया। ठीक है, अब ये था हमारा S.Fk का ये मीनिंग, क्योंकि Fk क्या है, Fk इज नथिंग बट इनकम, वाई। ठीक है ना, तो S जो है वो उसका पार्ट है कि इनकम का इतना पार्ट जो है वो मेरा सेविंग्स में जाएगा। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये सेविंग्स हो गया हमारा पूरा, सेविंग्स पर वर्कर। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, N प्लस डेल्टा K। अब देखो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, राइट हैंड साइड का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, इन ऑर्डर टू डेवलप इकोनॉमी। तो यहाँ पे N क्या है, हमारा है लेबर ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो एक्सोजेनसली गिवन है, कि मतलब जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो तो कर ही रही है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो अब सपोज करो, ठीक है, अब देखा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे पता करेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमें कितनी की ज़रूरत है। ठीक है ना, वो हमारा जो कैपिटल है उसको जब हम लोग लेबर से मल्टीप्लाई, आई मीन पॉपुलेशन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इतना पॉपुलेशन है, मतलब अगर 5 लोग हैं परिवार में एंड कैपिटल यहाँ पे सपोज कर लेते हैं रोटी, तो और 2-2 रोटी करके सब लोग खा रहे हैं, तो हमको 10 रोटी की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया N मल्टीप्लाई बाई K। ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन। अब वो रोटी को आप रख नहीं सकते हो, वो रोटी को आप एक ही टाइम खा सकते हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दो टाइम खा सकते हो, 3 टाइम या अगले दिन या परसों के लिए नहीं रख सकते। डेप्रिसिएशन, एग्जैक्टली, तो वो डेप्रिसिएशन को भी साथ लेके चलना पड़ेगा हमको। तब इन दोनों को साथ लेके चलेंगे तब हमको एक आइडिया हो जाएगा क्लियरली कि हमको पर डे कितना या फिर पर वर्कर हमको कितने इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। एंड फिर जब ये मेरा जो पर वर्कर हमें जितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है उतना ही पर सेविंग्स हो रहा है, पर वर्कर सेविंग्स हो रहा है, तब जाके हमारा इकोनॉमी जो है वो एक्चुअली में ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ जापान के साथ भी हुआ। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, शॉर्ट रन ग्रोथ। ठीक है, अब इकोनॉमी में सोलो स्वान मॉडल में शॉर्ट रन ग्रोथ जो है वो हो सकता है। ठीक है, अगर कैपिटल लेबर रेशियो चेंज हो गया तो शॉर्ट रन ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, अगर आपका ये सेविंग्स रेट अगर चेंज हो गया तो भी शॉर्ट रन ग्रोथ हो सकता है। बट लॉन्ग रन में जो है वो सिर्फ ग्रोथ तभी होगा, आप अभी ग्राफ को देख रहे होगे, देखना ग्राफ जो है वो आपका ग्रो कर रहा है बट एक जगह फ्लैट हो जा रहा है, आगे चल के वो फ्लैट हो जा रहा है। क्यों?
क्योंकि इस मॉडल में ये कहा गया है कि ड्यू टू कैपिटल अक्यूमुलेशन एंड ड्यू टू मतलब सेविंग्स रेट एंड इन सब के कारण आपका शॉर्ट रन ग्रोथ तो होगा, बट ड्यू टू डिमिनिशन मार्जिनल रिटर्न्स ऑफ कैपिटल, इसके कारण आपका लॉन्ग रन ग्रोथ नहीं होगा, स्टेगनेंट हो जाएगा जाके। एंड लॉन्ग रन ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली सिर्फ तभी होगा जब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगा, अदरवाइज लॉन्ग रन ग्रोथ नहीं होगा। और हाँ, एक चीज और याद रखना, सोलो स्वान मॉडल, क्योंकि आप दोनों इंसान ही थे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उन्होंने मॉडल बनाया है, बट ये मॉडल जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए उतना यूज नहीं हो पाता है, ठीक है। ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए अच्छे से यूज हो पाता है। मतलब अगर कोई पुअर कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया एग्जाम्पल में जापान, जर्मनी, इन सब का, तो ये लोग जो है कैसे रिच कंट्री बन सकती है, उनके साथ कंपीट कर सकती है, वो तो हमने इस मॉडल के एप्लीकेशन के थ्रू देख लिया। बट अगर एक डेवलप्ड इकोनॉमी ऑलरेडी है जो कि स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में है पहले से, तो उसके लिए ये मॉडल कुछ खास यूजेबल नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत है कि सोलो स्वान मॉडल में जो है ना, ये चीज़ कहा गया है कि अगर सपोज करो एक कोई पुअर कंट्री या फिर कोई रिच कंट्री है, कोई भी अगर अपने स्टेट इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटता है, देन अनलाइक हेरोड-डॉमर मॉडल, यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये जो है स्टेडी स्टेट में वापस आने की कैपेबिलिटी है दोनों ही कंट्री के पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप इस ग्राफ को देख रहे हो, जो स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन क्या है, वो हमारा n प्लस डेल्टा के है, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। और जो सेविंग्स है S डॉट एफ के, ये हमारा जो है वो सेविंग्स पर वर्कर है। अब हमको पता है कि स्टेडी स्टेट सिर्फ वही होगा जहाँ पे ये दोनों जो है इंटरसेक्ट करेंगे, और ये सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, बार बार नहीं करता है। तो सपोज करो कि कहीं पे किसी समय जो है सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट जितना हमको ज़रूरत है, सेविंग्स उससे ज़्यादा है। अब मेरे को पता है कि मेरे को बिजनेस में इन्वेस्ट करना है सिर्फ 100 रुपये, मेरे पास है 300 रुपये, तो 200 रुपये की मैं बिरयानी खा लूँगा है ना। एंड फिर नेक्स्ट मंथ से मैं सिर्फ 100 रुपये ही बचाऊँगा, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वो स्टेडी स्टेट में आ ही जाएगा, ठीक है। एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ अगर किसी का कैपिटल लेबर रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर उसका जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट जितना ज़रूरत है उससे कम है उसका सेविंग्स, देन उसको अपना फिर उससे उसको मतलब वापस जो है स्टेडी स्टेट में वापस आना पड़ेगा, यानी कि उसको अपना कंजम्पशन कम करके सेविंग्स बढ़ाना पड़ेगा, ताकि सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट वापस से हो जाए, ठीक है। तो ये था ओवरऑल बात सोलो स्वान मॉडल। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो। बट रुको, एक और चीज़ सुन लो, मैं इस चैनल के साथ साथ एक नया चैनल स्टार्ट किया हूँ अभी कुछ दिन पहले ही, जिस पे मैं अपने YouTube के सारे एक्सपीरियंसेस, डिजिटल मार्केटिंग एंड उन सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो एज अ स्टूडेंट मैंने बहुत मेहनत करके अपने लाइफ में पैसे कमाने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए यूज़ किया है। तो अगर आप सच में आपको लगता है कि अगर आप भी कोई यूट्यूबर बनना चाहते हो या फिर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस मेरे से लेना चाहते हो, सुनना चाहते हो और खुद भी कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू फॉलो दिस चैनल। एंड स्क्रीन पे आपको उसका वीडियोस दिख रहा होगा, एंड डू सब्सक्राइब दैट चैनल एज वेल।